आइए अब हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के विषय में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें ध्यान दें। सबसे पहले अवतल दर्पण, चूंकि अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती रहती है। जैसे स्थिति एक, सबसे पहले वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं, यदि वस्तु अनंत पर हो तो वैसी स्थिति में वस्तु जब अनंत पर हो तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि उससे एक जो मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनाने के लिए है, एक क्वेश्चन आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए आलेख खींचने के लिए निश्चित रूप से दिया जाता है। तो इसमें जो 6 स्थिति है अवतल दर्पण का, हम 6 जो कि है वो कोशिश करते हैं आप लोग को समझाने का। आप लोग प्रयास करें, उसमें किरण आरेख पर आप लोग विशेष ध्यान दें कि आखिर किरण आलेख किस प्रकार कहाँ से गुजरती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपतित किरण है, अनंत पर अगर वस्तु स्थित हो, स्थिति एक में वस्तु जब अनंत पर हो तो वैसी स्थिति में एक प्रकाश किरण को हम सी से होकर भेजेंगे। और आप जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह उसी रेखा पर परावर्तित हो जाती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर यह प्रकाश किरण जाती है और दर्पण से टकराकर यह इसी रेखा पर वापस लौट आती है। और दूसरा प्रकाश किरण हम ध्रुव से होकर भेजेंगे या प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे। और जब यह किरण प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव से आपतित होगी तो यह आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी आपतन कोण और परावर्तन के नियम के अनुसार दोनों बराबर कोण बनाते हुए यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस तरह से दोनों परावर्तित किरणें डी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और यहीं पर वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी, प्रतिबिंब एफ पर बनती है। दूसरा प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वह एफ पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर कर दें, जो प्रतिबिंब क्या है, ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां बनने वाली वस्तु की प्रतिलिपि प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा, एक बार फिर से सुन ले। प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां बनने वाली वस्तु की प्रतिलिपि प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो इसका साधारण सा परिभाषा याद रखिएगा, वैसे प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर उतारा जा सके। आभासी प्रतिबिंब, इसका भी परिभाषा आसान है, वैसे प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सके। आप दोनों में अंतर लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला अंतर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब अधिकांशतः उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब अधिकांशतः सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से प्राप्त किया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से भी प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से भी प्राप्त होता है, समतल दर्पण से भी प्राप्त होता है और उत्तल और अवतल लेंस से भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा स्थिति पर चलते हैं। स्थिति 2, वस्तु जब C तथा F के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु जब C तथा F के बीच में हो तो सबसे पहला प्रकाश किरण हम समानांतर भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण है वह दर्पण से M बिंदु से टकराकर F से होकर गुजरती है। अगर हम समानांतर प्रकाश किरणें डालेंगे, याद रखिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें डाली जाएगी तो वह दर्पण से टकराकर सदैव F से होकर गुजरेगी।
तो इस तरह से यह F से होकर गुजर जाती है और दूसरा प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं, जो इसी रेखा पर वापस परावर्तित हो जाती है और इस प्रकार दोनों जो प्रकाश किरण है वह I बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती है और यहाँ पर DI प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब C तथा F के बीच में बनता है। आप देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर वस्तु को हम थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, यानी C और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब दर्पण से थोड़ा सा दूर हट जाता है। मतलब वस्तु हम दर्पण के नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब दूर हट जाता है और थोड़ा सा इसका आकार भी बड़ा हो जाता है। यही ध्यान रखिएगा कि वस्तु को हम जैसे जैसे दर्पण के नजदीक लाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाएगा और इसका आकार बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C और F के बीच में उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में एक और अंतर आप बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है और यही कारण है कि इसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहाँ पर किरणें वास्तविक रूप से नहीं कटती है बल्कि कटती हुई प्रतीत होती है और इसीलिए इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वापस चलते हैं, उल्टा इसमें वस्तु से छोटा। हालांकि इस स्थिति से वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे उस समय जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा और जब C और अनंत के बीच में हम वस्तु को लाते हैं उस समय जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी यह वस्तु से अभी छोटा है। अब तीसरा स्थिति पर चलते हैं, वस्तु को जब हम C पर रखते हैं, यानी वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ध्यान रखिएगा इस स्थिति को समतल दर्पण की स्थिति कहा जाता है। इसका मूल कारण है कि वस्तु को जब आप C पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब भी C पर बनेगा। और समतल दर्पण के विशेषता गुण के बारे में आप बताए हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है और प्रतिबिंब का आकार भी वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर भी देखिए, यदि वस्तु को हम C पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो सबसे पहला प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे जो F से होकर परावर्तित हो जाती है और दूसरा F से होकर आपतित करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हम आरोपित करते हैं तो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरेगी और अगर F से होकर हम आपतित करते हैं तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर C से होकर भेजते हैं तो वह उसी रेखा पर वापस लौट जाएगी और अगर हम P से होकर भेजते हैं तो यह आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब C पर बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। चौथा स्थिति में चलते हैं, वस्तु जब अब हम वस्तु को और नजदीक लाते हैं। यहाँ पर देखिए, वस्तु को हम C पर लाएं तो प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर हट गया। अब हम वस्तु को C और नजदीक ले जाते हैं, यानी C और F के बीच में। तो वस्तु को जब हम C और F के बीच में ले जाते हैं तो वैसी स्थिति में पहला जो प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे जो F से होकर गुजर जाएगी, दूसरा F से होकर भेजेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और इस प्रकार प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा। तो इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, वस्तु को थोड़ा सा और नजदीक लाएं और प्रतिबिंब दर्पण से थोड़ा सा दूर हट गया और इसका आकार भी बड़ा हो गया। तो इस स्थिति में वस्तु प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और थोड़ा सा इसका आकार वस्तु से बड़ा हो गया। पांचवा स्थिति पर चलते हैं, वस्तु जब F पर हो, यानी कि वस्तु को जब हम फोकस पर रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे तो पहला प्रकाश किरण को हम समानांतर भेजेंगे और आप जानते हैं कि समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। तो यह किरण F से होकर परावर्तित हो जाती है। इसके बाद दूसरा प्रकाश किरण हम P से होकर भेजते हैं। जो प्रकाश किरण P से होकर भेजा जाता है वह आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों जो परावर्तित किरण है वह एक दूसरे के समानांतर है और आप जानते हैं कि समानांतर किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसा मान लिया जाता है कि यह किरणें अनंत पर जाकर एक दूसरे को काटती है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है और इस प्रकार प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बिल्कुल आसान है। वस्तु जब F अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर फोकस पर बना और वस्तु को जब हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु को जब हम C और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब, वस्तु को जब हम C और
सॉरी, यहाँ पर वस्तु को हम C तथा अनंत के बीच में रखे हैं। तो वस्तु को जब हम C तथा अनंत के बीच में रखते हैं, वस्तु को जब C तथा अनंत के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब C तथा F के बीच में बनता है, और वस्तु को जब हम C तथा F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब C तथा अनंत पर बनता है। जब वस्तु को C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे जो प्रतिबिंब है वह दूर हटता जाता है। अब हम लोग छठा स्थिति चलते हैं, जब हम वस्तु को फोकस और मतलब दर्पण के और नज़दीक कर देते हैं, यानी फोकस के अंदर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, यह स्थिति कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यही एक स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो अवतल दर्पण यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हम वस्तु को फोकस के अंदर कर देते हैं तो वैसी स्थिति में पहला प्रकाश किरण आप समानांतर भेजिएगा जो F से होकर गुजर जाएगा, और दूसरा प्रकाश किरण आप P से होकर भेजिएगा जो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएगी। और इस तरह से एक किरणें आप लोग को फैलती हुई दिखाई पड़ेगी। आप जानते हैं कि जब यह किरण फैलती हुई जाती है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इसका जो बीच की दूरी है वह बढ़ती जाएगी, यानी यह प्रकाश किरण कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तब हम अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण के पीछे एक बिंदु पर एक किरणें एक दूसरे को काट रही है, और यहीं पर इसका एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे यानी प्लस डायरेक्शन में सीधा, आभासी और वस्तु से आवर्धित, काफ़ी आवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इस जो 6 स्थिति है इसका आलेख बनाने का आप अभ्यास करके, और जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसको आप याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। बी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण, इसमें केवल एक स्थिति आप याद रखिएगा। उत्तल दर्पण, हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं और इसके ठीक बीच से एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। आप जानते हैं उत्तल दर्पण का जो सामने का भाग है वह उथला हुआ होता है, यह इसका ध्रुव का क्षेत्र है, यह इसका फोकस बिंदु है और यह इसका वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पर हम एक वस्तु को रखते हैं ए बी। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इसमें आप एक उत्तल दर्पण एम एन ले लेते हैं। तो इसमें हम एक समानांतर प्रकाश किरण डालेंगे। जब हम समानांतर प्रकाश किरण डालेंगे तो यह इस प्रकार परावर्तित हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि F से यह अपसरित हो रही है, और दूसरा जो प्रकाश किरण है वह हम C से होकर, यानी इसका जो वक्रता केंद्र है वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं। दूसरा जो प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं, जो इसी रेखा पर वापस परावर्तित हो जाती है, और ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण के भीतर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। यहीं पर इसका प्रतिबिंब DI का फॉर्मेशन होगा। मतलब याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, अगर हम वस्तु को P पर रखते हैं तो प्रतिबिंब P पर बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु को हम P से दूर ले जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भी P से दूर हटता जाएगा, और अगर वस्तु को हम अनंत पर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनता है। और याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को P पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी P पर बनेगा, और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को P से दूर हटा लेते जाएंगे, दर्पण से दूर लेते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब P से F की ओर जाएगा और इसका आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा,
और अंततः जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F पर जाएगा और बहुत छोटा हो जाएगा। यानी अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर निर्माण हो रहा है? तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे हो रहा है। दूसरा ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब जो है वह सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा है। तो यही खासियत है उत्तल दर्पण का। अब ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो इसका परिभाषा हो जाएगा, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को अपसरित कर देती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब आवर्धित होता है, बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब आकार में काफी छोटा होता है। अवतल दर्पण में का आभासी प्रतिबिंब, हाँ ये तो आपको बता चुके हैं, अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब आकार में काफी बड़ा होता है, उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। अवतल दर्पण में एक छोटा एरिया कवर किया जाता है, एक छोटा क्षेत्र का ही प्रतिबिंब हम एक दर्पण में देख पाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में एक बड़ा क्षेत्र का मतलब प्रतिबिंब हम एक छोटा सा दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं। और इसी गुण के आधार पर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसमें आप लोग को कुछ याद रखना होगा उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोगिता के बारे में। तो उत्तल दर्पण का एक उपयोगिता है कि मोटर वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका मूल कारण क्या है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसीलिए एक बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब हम एक छोटा सा दर्पण में प्राप्त कर पाते हैं, और इसी गुण के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता है, और जो इसमें अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मूल कारण है कि इसमें प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता है, जिससे सेविंग करने में सुविधा होती है। जो दाढ़ी का आकार है वह बड़ा बड़ा दिखाई देता है और हजामत बनाने में सुविधा होती है। इसके अलावा जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह है वह अवतल दर्पण का बना होता है, क्योंकि अवतल दर्पण समानांतर प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देती है और हमें एक जगह प्रकाश की तीव्रता अधिक प्राप्त होती है, इसीलिए सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इन आलेखों का आप अभ्यास कर लीजिएगा। अब हम गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करेंगे।